गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीसी कानपुर में। चलिए, अपने क्लास चल रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और देखिए मित्रों, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि हम रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं। आपका अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर हमारा क्या थोड़ा मनोबल डाउन होता है। और आज मैं पूरी पीपीटी तैयार करके आपके लिए लगभग मैंने 3 क्लास जो संविधान और संविधान सभा के लिए लेके आया था वो हो चुकी थी, और अब थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ था। तो आज हम इस पीपीटी के माध्यम से एक बार फिर से शुरू से ही अपन रिवीजन करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। तो भारतीय संविधान के बारे में अपन चर्चा कर लें तो सीधी सी बात थी, अपन पहले देख ही चुके थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपन देख चुके थे। एक मिनट रुक जाओ भाई, इसमें थोड़ा सा कलर का लफड़ा हो रहा है। और हाँ जी, चलिए। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान क्या एक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत कुछ मूलभूत सिद्धांत, और वो मूलभूत सिद्धांत के आधार पर हम किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ये अपन देख चुके थे। और चलिए, तो देखो बात करो स्वराज शब्द। स्वराज शब्द के बारे में बताया था हमने कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया है? याद रखोगे किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनके द्वारा एक कथन भी था, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। और कथन ये था कि दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि स्वदेशी शासन चाहे कितना ही खराब हो, मगर जो विदेशी शासन है वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उससे लाखों गुना अच्छा होता है। क्योंकि हम अपना राज चाहते थे, स्वयं का राज चाहते थे। और भारत में पहले किसका राज चल रहा था? अंग्रेजों का राज चल रहा था, ठीक है। और अंग्रेजों की गुलामी से हम तंग आ चुके थे, इसलिए हमें किसकी जरूरत थी? स्वराज की जरूरत थी। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो है मित्रों कौन? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 किस विधेयक में? स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम किसकी मांग की है? भारतीय संविधान की, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1922 में कौन? महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने भी यही कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। और 1923 में देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की तरफ से संविधान निर्माण की बात कही थी, ठीक है, याद रखेंगे। 1928 में नेहरू जी ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय द्वारा संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। आगे हम बात करें 1934 की, तो 1934 में एक साम्यवादी नेता थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय, जिसे हम पूरा अगर नाम की दृष्टि से देखें उनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। तो उनके द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया कि संविधान का निर्माण तो होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। तो भारत में अगर देखें तो एम.एन. राय ही वो व्यक्ति है, मानवेंद्र नाथ राय वो व्यक्ति है जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की क्या की? मांग की। अतः हम कह सकते हैं कि देखो, भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक या जनक कौन है? एम.एन. राय है, मानवेंद्र नाथ राय है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो मित्रों, वैश्विक स्तर पर संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक या जनक हैं ब्रिटेन के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर हेनरी मैन। क्या नाम है मित्रों? सर हेनरी मैन। चलिए आगे चलते हैं अपन। वैश्विक स्तर पर हमने देखा कि संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक कौन थे मित्रों? सर हेनरी मैन। और अब हम बात करते हैं संविधान सभा की जो मांग थी उसके विकास की। किस प्रकार से संविधान सभा की डिमांड या मांग की गई थी? तो वैश्विक संदर्भ में अगर हम बात करें तो विचार के जनक यानी संविधान सभा का जो विचार देने वाले जो व्यक्ति हैं उसका नाम याद रखोगे, क्या नाम है मित्रों? सर हेनरी मैन है, ठीक है।
उसके बाद देखो प्रथम लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम लिखित संविधान की अगर बात करें तो वो है अमेरिका का संविधान, जिसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन यानी 1787 के तत्वाधान में किया गया था। भारत में देखिए कांग्रेस के समय समय पर क्या होते थे, अधिवेशन होते थे। तो 1936-37 में फैजपुर अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है मित्रों, जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो वो था फैजपुर अधिवेशन। उसके बाद देखिए 1938 में एक अधिवेशन होता है हरिपुरा अधिवेशन, उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन मित्रों, सुभाष चंद्र जी बोस। कौन करते हैं, सुभाष चंद्र जी बोस करते हैं। और इसमें फिर से नेहरू जी उस बात को दोहराते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने एक नई बात और जोड़ ली थी। उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है उसका तो गठन किया जाएगा, मगर किसके आधार पर किया जाएगा मित्रों, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। याद रखोगे, संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा मगर किसके आधार पर किया जाएगा मित्रों, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। किसके द्वारा कहा गया, नेहरू जी के द्वारा। किस अधिवेशन में कहा गया, हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, देखिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय द्वारा संविधान का निर्माण की जो मांग है उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे, यानी उस मांग को माना जाएगा। यानी कि अंग्रेजों ने ये कहा अगस्त प्रस्ताव में कि जो भारतीय अपने खुद के लिए अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं उस मांग को हम मान लेंगे, यानी कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारत के लोगों को संविधान निर्माण का मौका जरूर देंगे। ठीक है, 1942 में एक व्यक्ति, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टैफर्ड क्रिप्स। और स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव तैयार करवाया गया और इसमें कहा गया, स्टैफर्ड क्रिप्स के जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें क्या कहा गया कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद संविधान निर्माण का अवसर किनको दिया जाएगा, भारतीयों को दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, भारतीयों को। ठीक है, तो भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका कब दिया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये क्रिप्स प्रस्ताव का ये एक महत्वपूर्ण और मूल बिंदु था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था, हमारे जो गांधी जी थे, हमारे जो राष्ट्रपिता गांधी जी थे, उनका मानना यह था कि अंग्रेज जो हैं एक तरीके से लीपापोती करते हैं, हमें नहीं लगता कि वो इस प्रकार के कार्य को अंजाम देंगे। इस वजह से क्रिप्स प्रस्ताव की कुछ आलोचनाएं की गई। तो आलोचना श्री हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा किस प्रकार से की गई थी। महात्मा गांधी जी ने देखिए क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा मित्रों, पोस्ट डेटेड चेक, यानी ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी हो। ठीक है, ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी हो। याद रखना, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, तो याद रखोगे किस प्रस्ताव को दी है, क्रिप्स प्रस्ताव को। और क्रिप्स प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार कराया गया, स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। उसी प्रकार देखो हमारे उस समय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इस क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया या लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। याद रख लेना। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने स्टैफर्ड क्रिप्स को क्या कहा, शैतान का वकील। क्या कहा, शैतान का वकील या शैतान का दूत। क्या कहा भाई, शैतान का वकील या शैतान का दूत कहकर संबोधित किया। किसको संबोधित किया है भाई, स्टैफर्ड क्रिप्स को। किसने संबोधित किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। देखिए आपको पता है जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन में क्या हुए, चुनाव हुए। ब्रिटेन में क्या हुए मित्रों, चुनाव। जैसे ब्रिटेन में चुनाव होते हैं तो वहां पर जो चुनाव परिणामों के पश्चात देखा जाता है कि लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी में मित्रों क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के। और उनको याद था कि हमने भारतीयों को वादा किया था कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका देंगे। तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री, जिनमें देखो एक तो थे कौन, पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। और ये उस समय किस पद पर थे, भारत मंत्री के पद पर। और ठीक है, दूसरे व्यक्ति है स्टैफर्ड क्रिप्स।
ये उस समय व्यापार मंत्री के पद पर थे, और एक है अब एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री के पद पर थे। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की क्या बनी सरकार, क्लीमेंट एटली क्या बने प्रधानमंत्री। उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, और कब भेजा, ये जो आए थे 24 मार्च 1946 को, ठीक। और उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की, और उस योजना को हम किस नाम से जानते हैं मित्रों, कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन जो था वो 3 सदस्यीय था, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे पैट्रिक लॉरेंस, और 2 अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। याद रख लोगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी कि जो संविधान सभा का जो आधार था वो क्या था, कैबिनेट मिशन। ये भी एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का आधार माना जाता है, किस योजना को माना जाता है, तो कैबिनेट मिशन योजना को, ठीक है, कैबिनेट मिशन को। तो कैबिनेट मिशन संविधान सभा का आधार था। तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी निर्धारित की गई, 389 यानी 389। देखिए उस समय भारत 2 भागों में विभाजित था। जिन प्रांतों पर या जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, अंग्रेजों का राज चलता था, शासन चलता था, उसे हम बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। क्या बोलते थे, ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। और कुछ रियासतें ऐसी थी, यानी कि उस समय कुल टोटल कितनी रियासतें हुआ करती थी, 565। तो उन रियासतों में वो किसी के अधीन नहीं थी, यानी अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, तो इसलिए उसको देसी रियासतों के नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है। तो चलिए 292 सदस्य तो कहां से, ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 सदस्य देसी रियासतों से, और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। याद रखोगे, ABCD एक ट्रिक है, उसके माध्यम से याद रख लेना। अजमेर मेरवाड़ा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, और D से दिल्ली। ये ट्रिक है भाई, अगर अपन को केंद्र शासित प्रदेश याद नहीं रहे तो याद रखोगे ABCD, ठीक है। A से अजमेर मेरवाड़ा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, और D से दिल्ली। क्या याद रखोगे, ठीक है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल मिला के कितने सदस्य हो गए, 389। अब हम बात करते हैं चुनाव की। कुल सदस्य संख्या कितनी डिसाइड कर ली गई, 389, जिसमें से 292 सदस्य तो कहां से, ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और 93 सदस्य देसी रियासतों से। परंतु देखिए जो चुनाव होने थे, इलेक्शन जो होना था संविधान सभा के लिए, कितने सदस्यों के लिए होना था, 296 सदस्य। कितने सदस्यों के लिए होना था, 296 सदस्यों का चुनाव। और 296 सदस्यों का चुनाव जो हुआ वो जनता के द्वारा सीधा नहीं किया गया, जनता ने विधानमंडल के सदस्यों को चुना, और प्रांतीय जो विधानमंडल थे उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया 296 सदस्यों का। यहां पर देखो डिसाइड किया गया था जनसंख्या के आधार पर। चुनाव में देखो 10 लाख व्यक्तियों पर 1 सदस्य का प्रतिनिधित्व, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 व्यक्ति चुन करके जाएगा, और वो 1 व्यक्ति कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा में कितने वर्ग थे, 3 वर्ग थे, यानी संविधान सभा कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड थी, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें, 213 सीटें, मुसलमान यानी मुस्लिम वर्ग के लिए 79, और सिख वर्ग के लिए 4, यानी कुल टोटल 296 सदस्यों के लिए संविधान सभा के क्या हुए, चुनाव हुए। और जो देसी रियासतों से जो 93 सदस्य थे वो राजा द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इस प्रकार की बातें तय हुई थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चुनाव परिणाम जुलाई 1946 में चुनाव हुए, और उनका जब चुनाव परिणाम आए तो 296 सीटों के लिए जो चुनाव परिणाम आए, तो उनका एक डेटा आपके सामने है, कितनी कितनी सीटें कौन कौन सी पार्टियों को मिली। देखो आपको मैं बता चुका था कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, उसमें बहुत सारी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, लगभग 9 पार्टियां थी और एक इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो थी उसको कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को मिली थी 208 सीटें। कितनी सीटें, 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली है, 73। बाकी जो पार्टी है जैसे यूनियनिस्ट पार्टी है उसको 1 मिली है, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को भी 1 मिली है, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट जो पार्टी है उसको भी 1 मिली है, कृषक प्रजा पार्टी उसको भी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भी 1,
और फिर उसके बाद देखें सिख नॉन कांग्रेस को भी एक, कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक, और निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट थे उनकी कितनी सीटें थी? 8। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73, बाकी जो 7 अन्य दल थे उनके लिए एक एक सीटें, ठीक है। बाकी जो निर्दलीय थे उनको कितनी सीटें मिली? 8 सीटें। इस प्रकार से संविधान सभा के चुनाव के जो परिणाम थे वो निकल करके आए। तो संविधान सभा एक बहुदलीय क्या थी? निकाय थी, क्योंकि बहुत सी पार्टियां यानी कि लगभग 9 पार्टियां थी जिन्होंने संविधान सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। संविधान सभा का गठन एवं बैठकें, देखो बात करें, जैसे ही मुस्लिम लीग को लगा कि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, उनकी जब 73 सीटें आई चुनाव में, तो उन्होंने एक तरीके से संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार किया और सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। और वो कब मनाया मित्रों? 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। इस सीधी कार्रवाई दिवस, इसे हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कहते हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो कलकत्ता के मुस्लिम पीएम जिनका नाम है हसन सुहरावर्दी, उनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसी दिन को अगर हम देखें तो मौलाना आजाद ने, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये उस समय शिक्षा मंत्री के पद पर थे। तो इन्होंने इस 16 अगस्त 1946 का जो दिन था, इसे किसकी संज्ञा दी है? काले दिवस की। भारतीय इतिहास में काले दिवस की संज्ञा दी किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन किया गया नवंबर 1946 में, और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवेल। कौन थे मित्रों? लॉर्ड वेवेल, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन है वो नवंबर 1946 में किया गया, और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। जगह यानी स्थान की अगर बात करें तो केंद्रीय असेंबली हॉल यानी संसद भवन, दिल्ली, ठीक है। और ये था पुस्तकालय में। कहां पर हुई थी? पुस्तकालय भवन में, प्रातः 11 बजे। कब हुई थी? प्रातः 11 बजे, ठीक है। इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। प्रथम बैठक जो हुई इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने, जिसमें 10 महिलाएं सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 10। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये जेबी कृपलानी थे, उनके सुझाव पर ऐसा किया गया, क्योंकि फ्रांस में ऐसी एक प्रकार की परंपरा थी कि जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है वही एक तरीके से क्या करता है? जो सभा है उसकी अध्यक्षता करता है। तो जेबी कृपलानी के सुझाव पर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे उनको संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद हम बात करें द्वितीय बैठक, तो द्वितीय बैठक हुई है मित्रों 11 दिसंबर 1946 में। कब हुई है? 11 दिसंबर 1946। तो इस समय देखो स्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मगर द्वितीय बैठक में उपाध्यक्ष का भी पद सृजित किया गया, और इसमें उपाध्यक्ष बने थे एच.सी. मुखर्जी, और ये देखो मित्रों याद रखना वी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है। वी.टी. कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी 2 उपाध्यक्ष बनाए गए जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? वी.एन. राव को। और संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? के.एम. मुंशी को। याद रखोगे, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? के.एम. मुंशी। संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए? वी.एन. राव। कौन बनाए गए? वी.एन. राव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, और 19 दिसंबर 1946 तक उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या हुआ? विचार हुआ, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। तो याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और 19 दिसंबर 1946 तक उस पर क्या हुआ? विचार हुआ। विचार होने के पश्चात उसे कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारे संविधान का मुख्य आधार माना जाता है, यानी प्रस्तावना माना जाता है।
देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति आप जानते हो जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए वीएन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार, उनके द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया और प्रथम प्रारूप जो तैयार किया वीएन राव ने, उसमें 246 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद? 246 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। तो उसकी जांच के लिए 29 अगस्त 1947 को, कब? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को वीएन राव के प्रारूप की जांच के लिए कुल 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। जिसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। देखिए इनका जो संविधान सभा में जो निर्वाचन क्षेत्र था वो पहले कहा था? बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से ये क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। मगर जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो जो बंगाल का जो पूर्वी जो बंगाल है वो क्षेत्र कहां पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इस वजह से इनको फिर से पूना प्रेसिडेंसी से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। और पूना प्रेसिडेंसी में कौन व्यक्ति? बॉम्बे में पुणे प्रेसिडेंसी में एमआर जयकर की जो सीट थी उसको खाली करवाया गया और उसके बाद इनको क्या बनाया गया? संविधान सभा का सदस्य। दूसरे व्यक्ति हैं केएम मुंशी, मूलतः किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरे व्यक्ति कौन है? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन याद रखोगे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एकमात्र मुस्लिम जो कि मुस्लिम लीग पार्टी से थे। चौथे व्यक्ति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पांचवे एन गोपाला स्वामी अयंगर, छठे टीटी कृष्णमाचारी। ठीक, इसकी जगह डीपी खेतान, वैसे तो कौन थे? डीपी खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो उनके स्थान पर कौन बनाए गए? टीटी कृष्णाचारी। और बीएल मित्तल ने क्या दे दिया मित्रों? त्यागपत्र दे दिया। ये निर्दलीय उम्मीदवार थे और इनके स्थान पर कौन बने? एन माधवराव। तो इस प्रकार से ये जो प्रारूप समिति थी ये कितने सदस्य थी? 7 सदस्य। कौन कौन व्यक्ति थे? भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरे व्यक्ति है केएम मुंशी, तीसरे व्यक्ति सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, चौथे व्यक्ति है आपके एन गोपाला स्वामी अयंगर, पांचवें व्यक्ति कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, और छठे व्यक्ति टीटी कृष्णाचारी। मगर इसकी जगह पर पहले कौन थे? डीपी खेतान थे, मगर डीपी खेतान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर कौन बनाए गए? टीटी कृष्णाचारी। उसी प्रकार बीएल मित्तल, ये निर्दलीय उम्मीदवार थे मगर इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र। तो उनके स्थान पर कौन बन गए? एन माधवराव। तो ये याद रखना है सभी। और ये जो समिति थी प्रारूप समिति, इसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो दूसरा प्रारूप तैयार किया गया अंबेडकर या प्रारूप समिति द्वारा, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 315 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। याद रख लेना, अनुसूचियां कितनी थी? 8। जबकि जो वीएन राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया उसमें देखो 243 तो अनुच्छेद थे और 13 क्या थी? अनुसूचियां थी। ठीक है। स्वतंत्रता और पुनर्गठन, देखिए इसमें क्या है? देखो भारत देश को स्वतंत्रता कब मिली? आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो सबसे लास्ट में जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन योजना, जिसे हम 3 जून 1947 को आए थे, तो इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी, 3 जून योजना भी इसको हम कहते हैं। भारत पाक विभाजन, अलग स्वतंत्र डोमिनियन राज्य बना। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ किसके आधार पर हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम यानी माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना के तहत। शुरुआत में इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? जैसे ही भारत का विभाजन, भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग राज्य बने, तो जो शुरुआत में 389 जो सदस्य संख्या थी वो बाद में संविधान सभा की कितनी रह गई? 324। 235 सदस्य तो प्रांतों से और 89 सदस्य देशी रियासतों से। जुलाई 1947 में पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की क्या कर दी गई? घोषणा। हैदराबाद रियासत, इसने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था, यह भी याद रख लेना। पुनर्गठन,
जैसे 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन होता है और विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह जाती है मित्रों? 299। कितनी रह जाती है? 299, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बन गए थे, तो दोनों की अलग अलग क्या थी? संविधान सभा थी। तो इन 299 सदस्यों में अगर हम बात करें तो 229 तो थे ब्रिटिश प्रांतों से और 70 थे देसी रियासतों से। एक वो महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान सभा में बहुत सारे मुद्दे उठे हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर किसी भी प्रकार की कोई बहस, कोई वाद विवाद नहीं हुआ, वो था वयस्क मताधिकार। याद रखना, क्या था वो? वयस्क मताधिकार। वाचन और लागू होना। 3 वाचनों पर, कितने वाचन हुए संविधान सभा में? 3 वाचन हुए। पहला वाचन, प्रथम वाचन की बात करें तो प्रथम वाचन देखिए 4 नवंबर 1948 से ये चला भाई 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा जो वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। अब इसमें देखो प्रत्येक मुद्दे पर संविधान पर धारावार क्या हुआ? विचार किया गया। तीसरा जो वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा, संविधान की पारित होने की जो तिथि थी वो थी 26 नवंबर 1949, और इस दिन संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ था? लागू। क्योंकि कुछ अनुच्छेद ऐसे थे, यानी कि लगभग 15-16 अनुच्छेद जो कि इसी तिथि से क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो वो आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। मगर भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में जब पहली बार रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया गया और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस बात को यादगार बनाए रखने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने तय किया कि संविधान को हम पूर्ण रूप से लागू कब करेंगे? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आप जानते हैं कि आजकल हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में या फिर किसके रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन देखिए जो आंशिक रूप से लागू हुआ तो कौन कौन से अनुच्छेद देखो, कुल 16 अनुच्छेद, 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित, 60 में राष्ट्रपति की जो शपथ है वो, अनुच्छेद 324 चुनाव, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 393, 394, ये कुल 16 जो अनुच्छेद थे 26 नवंबर 1949 से क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। इसको स्वराज दिवस 1930 को यादगार बनाए रखने के लिए, यानी कि पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। 2015 से देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस, पहले इनको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को। कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान की जो 3 प्रतिलिपियां थी उन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, सर्वसम्मति से प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दिन देखिए हम बात करते हैं तो राष्ट्रगान, जनगण मन व राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी स्वीकार किए गए। कौन सी तिथि को? 24 जनवरी 1950 को ही देखिए भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी तिथि को जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम और जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको भी स्वीकार किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य और समितियां, देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना, यहां से प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखो, अंतरिम संसद 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो अंतरिम संसद के रूप में कब तक संविधान सभा, आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जीवी मावलंकर। निर्माण की बात करें तो देखो संविधान का निर्माण 2 वर्ष
11 माह 18 दिन में। कितने पैसे खर्च हुए? लगभग 64 लाख रुपये। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, मगर वर्तमान की हम बात करें तो गणना की दृष्टि से देखें तो 467 के लगभग क्या है? अनुच्छेद हैं। और संविधान के भाग कितने हैं? 25 हैं। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। ठीक है, कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 अधिवेशन, मगर अंतिम बैठक को मिलाकर के कितने हो गए? 12। कितने अधिवेशन हुए? 12, मगर संविधान निर्माण में कितने अधिवेशन? 11। टोटल मिलाकर 12 अधिवेशन। और कुल बैठकें संविधान सभा की कितनी? 166। ये भी हम याद रखेंगे। अब कुछ समितियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे देखो टोटल समितियां थी कितनी हैं संविधान सभा में? कुल 22 समितियां थी। कितनी समितियां थी? 22 समितियां थी। 8 छोटी, 14 बड़ी, इस तरीके से 22 समितियां थी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में मैंने मेंशन किया है। देखिए, संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति और अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, ध्वज या तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों की उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे कौन? जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए उप समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। कुछ विविध तथ्य देखिए। महात्मा गांधी, याद रखना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, कई बार प्रश्न आता है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। महिला सदस्य कुल देखो, संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। ठीक है, पुनर्गठन के बाद कितनी रह गई? 12 रह गई। जब पुनर्गठन हुआ, ठीक है, उसके बाद कितनी रह गई? 12। प्रारंभ में जब 389 सदस्य तय किए गए थे उस समय कितनी थी? 15 महिलाओं की संख्या। और जैसे पुनर्गठन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्य बन गए, तो टोटल जो भारत की संविधान सभा उसमें सदस्य रह गए थे 299। तो उन 299 में अगर महिलाओं की बात करें तो कितनी रह गई थी? 12। ये याद रखेंगे। एकमात्र दलित महिला, ये थोड़ा सा, एकमात्र दलित महिला, ये गड़बड़ हो रहा है। कौन है? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ठीक है, महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व किया संविधान सभा में किसने किया था? हंसा मेहता ने। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? 8। सर्वप्रथम किस महिला ने? विजय लक्ष्मी पंडित ने। तो याद रखना, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं? 15। जब हम शुरुआत की बात करते थे 389 सदस्य, जिस समय भारत और पाकिस्तान एक राज्य हुआ करते थे उस समय 389, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो 15। मगर जैसे पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन के पश्चात भारत की संविधान सभा की सदस्य संख्या रह गई थी 299। उस समय महिलाओं की संख्या रह गई 12। तो पहली अगर हम बात करें कि एकमात्र दलित महिला तो कौन थी? सरोजनी नायडू। एकमात्र मुस्लिम महिला तो वो कौन थी? बेगम एजाज रसूल। और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया वो कौन थी? हंसा मेहता। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं 8। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किस महिला ने किए थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित ने। अब हस्ताक्षर का क्रम अगर हम देखते हैं तो देखिए, प्रथम सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो हैं भारत देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राजस्थान से अगर हम बात करें तो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, जो मेवाड़ से या फिर उदयपुर से हम कह सकते हैं संविधान सभा में क्या थे? सदस्य थे। अंतिम में अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मगर कई जगह देखो हमें कुछ तथ्य इसके भी मिलते हैं कि फिरोज खान थे, यानी फिरोज गांधी थे जिन्होंने संविधान सभा पर सबसे लास्ट में, संविधान पर सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए। मगर ज्यादातर फैक्ट किसको माना जाता है कि अंत में सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मगर कई जगह ये भी मिलता है, तो थोड़ा सा दोनों को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ध्वज की बात करें
तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया, अपनाया गया। जनक या निर्माता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक या निर्माता, या पर हम कह सकते हैं आधुनिक भारत का मनु। प्रथम वक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसको याद नहीं रखना, ठीक है। आगे देखो, कुछ कथन एवं राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो आलोचनात्मक कथन। कुछ लोग ऐसे थे कि भारतीय संविधान जो बनकर के तैयार हुआ तो उसकी आलोचना भी हुई। उनमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को कांग्रेस और कांग्रेस को ही क्या कहा? संविधान सभा। ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, याद रखना। संविधान सभा को कांग्रेस और कांग्रेस को ही संविधान सभा कहा था। लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट क्या कहते हैं? संविधान सभा हिंदुओं का क्या थी? निकाय, यानी कि बहुसंख्यक तौर पर अगर देखें तो ज्यादातर हिंदू थे, इसलिए इन्होंने आलोचना की है कि संविधान सभा हिंदुओं का क्या थी? निकाय थी। एक व्यक्ति हो विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व। विंस्टन चर्चिल क्या कहता है? जो संविधान सभा थी उसने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि हिंदू समुदाय का क्या किया है? प्रतिनिधित्व। इस प्रकार की आलोचना किसने की है? विंस्टन चर्चिल ने। निराजुद्दीन अहमद प्रारूप समिति को क्या कहते हैं? अपवहन समिति, ठीक है, याद रखोगे। प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहने वाले कौन है? निराजुद्दीन अहमद। राजस्थान से अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राजस्थान जो था उससे 12 प्रतिनिधि संविधान सभा में थे, जिसमें 11 तो देशी रियासतों से थे और एक कहां से था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो याद रखो, संयुक्त राजस्थान से कितने प्रतिनिधि थे संविधान सभा में? 12, 11 देशी रियासतों से और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जो कि अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव संविधान सभा में सदस्य थे। वर्तमान राजस्थान के हिसाब से अगर बात करते हैं, वर्तमान राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके हिसाब से बात करते हैं, 14-15 सदस्य माने जाते हैं। तो देखिए, ये जो छठी साथी की किताब है उनमें ऐसा ही दे रखा है आंकड़ा। वो कौन कौन है उनके नाम जानना जरूरी है, और ये प्रश्न आते हैं यहाँ से। थोड़े दिन पिछली साल जो VSTC का एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछ लिया था कि अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में कौन व्यक्ति सदस्य थे? तो वो कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव। माणिकलाल वर्मा कहाँ से हैं? उदयपुर से। बलवंत सिंह मेहता भी कहाँ से हैं? उदयपुर से। जोधपुर से कौन है? जयनारायण व्यास। अलवर से रामचंद्र उपाध्याय। कोटा से कौन है? दलेल सिंह। और सापुरा भीलवाड़ा से गोकुललाल असावा। बीकानेर से कौन है? जसवंत सिंह। भरतपुर से कौन है मित्रों? राज बहादुर। जयपुर से कौन है? हीरालाल शास्त्री। खेतड़ी जयपुर नहीं है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है। खेतड़ी है मित्रों झुंझुनू में। कहां पर पड़ता है खेतड़ी? झुंझुनू में पड़ता है, झुंझुनू में, ठीक है। तो खेतड़ी से कौन थे? सरदार सिंह। और BT कृष्णमाचारी ये थे जयपुर के दीवान थे। CS वेंकटाचारी ये जोधपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे। उसी प्रकार KM पणिक्कर ये कहाँ के थे? बीकानेर के। और T राघवाचार्य उदयपुर से थे। ये सारे क्या हैं? प्रशासनिक अधिकारी हैं। BT कृष्णमाचारी, CS वेंकटाचारी, KM पणिक्कर और T राघवाचार्य। समुदाय आधारित प्रतिनिधि देख ले कि किस किस कम्युनिटी को कितना कितना संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, याद रखना। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू कम्युनिटी की, जो सामान्य वर्ग में आता था हिंदू, इनके लिए कितनी सीटें थी? 163, याद रख लेना भाई बहुत अच्छी तरह। और मुस्लिम के लिए कितनी थी? 80। अनुसूचित जाति ST शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें थी? 31। भारतीय जो ईसाई थे उनके लिए 6। पिछड़ी जनजातियां यानी ST के लिए कितनी? 6 सीटें। और सिख इनके लिए 4 सीटें। एंग्लो इंडियन के लिए 3 सीटें। और पारसी समुदाय के लिए 3 सीटें। कुल मिलाकर के 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। और चुनावों में जो प्रत्येक कम्युनिटी को कितना कितना प्रतिनिधित्व मिला था, तो उसमें सीधा सारणी में लिखा हुआ है। हिंदू कम्युनिटी थी उसे 163 सीटें, और मुस्लिमों के लिए 80। अनुसूचित, अब देखो यहाँ पर कई बार पूछ सकते हैं कि ST SC को संविधान सभा में कितनी सीटें थी? तो ST की तो कितनी थी देखो 6, और SC को कितनी थी? 31। ये याद रख लेना।
एंग्लो इंडियन, आजकल एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, मगर एंग्लो इंडियन की कितनी थी? 3 सीटें। पारसियों की 3 सीटें, सिख की 4, एसटी 6, भारतीय ईसाई 6, 31 एससी, 80 मुस्लिम और 163 हिंदू। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरी संविधान सभा हमने कंप्लीटली देख ली है। ठीक है मित्रों, फिर अब अगला जो टॉपिक है उसको लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार हम वीडियो डालेंगे और आपको जो पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट है ये हर कंपटीशन में आपको उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।